गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्णिम काल, गोल्डन पीरियड भी कहते हैं। तो इसके से पहले जो कुछ छोटे छोटे राज्य थे उनके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो है वैसे मानते हैं चंद्रगुप्त, लेकिन असल में इसकी जो स्थापना वो श्रीगुप्त ने की थी और उसने 275 से लेकर 300 ईस्वी तक शासन किया। उनके बाद श्रीगुप्त के बाद उनका पुत्र घटोत्कच ये राजा बना और इसने 300 से लेकर 320 ईस्वी तक राज्य किया है। और पहले तो जो राज्य थे वो अधीनस्थ एक सुबॉर्डिनेट किंग की तरह राज्य कर रहे थे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना इसकी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और वह पहला शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और उसने 335 ईस्वी तक शासन किया। फिर उसने गुप्त संवत भी चलाया और उस काफ़ी विस्तार किया। और उसके बाद उसका जो बेटा था वो समुद्रगुप्त वो राजा बना और उसने 335 से लेकर 375 ईस्वी तक शासन किया। सफलता ने उसके पांव चूमे और उसने उत्तर भारत की जो विजय की, सबसे पहले उसने 3 राजा थे अच्युत, नागसेन और कोटवंश, इन 3 राजाओं को हराया। उसके बाद वो दक्षिण की ओर जीतने के लिए चला गया, लेकिन इनको जब पता चला कि समुद्रगुप्त दक्षिण की ओर गया है, इन्होंने ये 3 तथा 7 नाग राजा थे अपना एक एसोसिएशन संघ बनाया और समुद्रगुप्त के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लेकिन समुद्रगुप्त बहुत बहादुर था, वो इसे सहन नहीं कर सकता था। वो वापस आया और कौशाम्बी नामक स्थान पर युद्ध हुआ, उसने इन सबको ही हरा दिया, कड़ी पराजय दी और सबको मार डाला और उनके जो प्रदेश थे वो अपने साम्राज्य में शामिल कर लिए। उसके बाद फिर वो दक्षिण की ओर दोबारा बढ़ा और सबसे पहले उसने जब पहले महेंद्र, कौशल नरेश था महेंद्र, उसको हराया। फिर महाकांतक राजा व्यागराज, उसको हराया। उसका कांची की ओर बढ़ा और विष्णु गोप के अधीन 10 राजे थे जो समुद्र के खिलाफ इकट्ठे होते, उनके संघ को भी हराया। तो इस प्रकार उसने 12 राज्यों को हराया और दक्षिण को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। लेकिन वो बड़ा दूरदर्शी था, उसे समझ थी कि इतने बड़े साम्राज्य को संभालना मुश्किल ही नहीं असंभव है, कोई का कभी भी विद्रोह कर सकता है। तो उसने क्या किया, इनको राज्य लौटा दिया और इनको अपने अधीनस्थ राज्य, यानी कि इनको बोल दिया कि मैं आपको राज्य लौटाऊंगा लेकिन आप मेरी अधीनता स्वीकार करोगे और समय समय पर मुझे निर्धारित कर दोगे। ये राजे मान गए और इस प्रकार उसने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया कि शामिल नहीं किया लेकिन अपने सिक्का भी जमा लिया। और उसके जो लेख हैं वो अपना इधर जो इलाहाबाद का स्तंभ लेख है वहाँ पर मिलते हैं। और उसके बाद फिर उड़ीसा के आसपास जंगली जातियाँ भी थीं, वो भी बहुत लड़ाकू थी और समुद्रगुप्त ने बड़ी सख्ती से उनका भी दमन किया। फिर कई राजे थे जैसे पंजाब, ठीक है, मालव, योधे, अभीर, अर्जुनायन, मुद्रक, काक और खरप्रिक, ये गण राज्य थे और समुद्रगुप्त ने भी इनको भी मजबूर कर दिया कि आप मेरी अधीनता स्वीकार करो। उसके बाद वो चला गया सीमांत प्रदेश, अफगानिस्तान बॉर्डर या अफगानिस्तान आगे। मैंने पहले भी बताया था जब मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको कि जिसने इस इलाके की अनदेखी की उसका राज्य खत्म हो गया। जिसने इस राज्य की सुरक्षा की ओर ध्यान दिया, विशेष ध्यान दिया, उसका राज्य सुरक्षित रहा। और उसके बाद फिर इसने अश्वमेध यज्ञ भी किया और जिधर जिधर घोड़ा चलता गया वो राज्य इसके राज्य में सम्मिलित होता गया। और कहते हैं, अच्छा, एक तो ये बहादुर बड़ा था, दूसरा वीणा बजाने में बहुत निपुण था, हाथ सख्त थे लेकिन उंगलियां बहुत नरम थी। ये भी इसकी खासियत है कि वीणा बजाने में बहुत ही माहिर था। और इसका जो राज्य पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर पश्चिम में चंबल नदी तक फैला हुआ था और उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। तो किसी को बोलते हैं कि समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, लेकिन बात उलट है कि नेपोलियन
विश्व विजेता बनने निकला, लेकिन आखिर में हारना ही गया कि स्पेन में नहीं अपना सिक्का जमा पाया, अपने भाई बंधु उसके खिलाफ हुए और उसके बाद वाटरलू के मैदान में वो हार गया और उससे बंदी बनाकर सेंट हिलोना द्वीप में ले जाया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। जबकि समुद्रगुप्त ने अपनी ज़िंदगी में हमेशा ही जीतता ही रहा है। तो जो अंग्रेज बनाते हैं नेपोलियन द ग्रेट, नहीं, समुद्रगुप्त इज़ नॉट द नेपोलियन ऑफ इंडिया, वी शुड से नेपोलियन इज़ द समुद्रगुप्त ऑफ द यूरोप, ये कहा जाना चाहिए। उसके बाद फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, और 380 में विशाखादत्त का नाटक है देवी चंद्रगुप्तम। तो कहते हैं कि उसका बेटा बना था रामगुप्त शासक, वो एक कमज़ोर शासक था। उसके राज्य में शकों ने हमला कर दिया, वो हार गया। अब समझौता क्या हो कि उसने अपनी पत्नी थी अपना ध्रुव देवी, वो कहे कि शक राजा बोले कि इसको हमारे पास भेजो, और वो भेजने के लिए मान गया। अब ध्रुव देवी भी इसे सहन न कर सकी, ना ही चंद्रगुप्त इसे सहन कर सका। वो ध्रुव देवी के भेष में, जैसे महाभारत पढ़ो तो द्रौपदी के भेष में भीम, जो पांडव भीमसेन, वो कीचक के पास जाता है और उसने कीचक को मार डाला था। जब आता है ना, तो जब दुर्योधन कहता है, अंगराज कर्ण कहता था कि कीचक को कौन कौन मार सकता था, इसका मतलब हमने नहीं मारा तो भीम ने मारा, इसका मतलब भीम वो गंधर्वों के राज्य में है, तो वहाँ पर हमला करो। अब दुर्योधन बोलता था ना, तो उसी तरह जो चंद्रगुप्त था वो ध्रुव देवी के भेष में शक राजाओं के पास चला गया और शक राजे की उसने हत्या कर दी। और उसके बाद वापस आया तो उसने बोला, रामगुप्त तुम देश संभालने के योग्य ही नहीं हो, जो अपनी पत्नी को नहीं संभाल सकता वो देश को क्या संभालेगा। और उसने रामगुप्त का भी वध कर दिया और 324 ईस्वी में राजा बन गया। अब उसने जहाँ विजय हासिल की, उसने कई वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। जैसे पहले उसने नाग राजा की पुत्री कुबेर नाग, उससे शादी कर ली, और वाकाटक राजा था रुद्रसेन द्वितीय, उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर दी। फिर कुंटल का राजा था, उसके साथ अपने बेटे की शादी कर दी। एक तो उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, दूसरा उसने फिर मालवा, गुजरात तक काठियावाड़, इनको जीता। 388 ईस्वी में इसने शकों पर हमला किया और रुद्र सिंह तृतीय इस युद्ध में मारा गया। इससे उसकी जो सीमा थी वो समुद्र तक लगनी शुरू हो गई और उससे इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी बढ़ावा मिला। और उस वक्त जो मेन बंदरगाह थी वो थी भड़ोज, सुपारा और कैम्ब्रे। तो इस तरह उसने इनको हराने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो आज हम उनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से ही जानते हैं। दूसरा, उन्होंने जो संवत चलाया, जो आजकल 2078 चल रहा है विक्रमी संवत, वो इन्होंने ही चलाया था। फिर इसके बाद कुछ वंग राजे थे, मतलब बंगाल के राजे, उन्होंने भी अपना संघ बनाया और चंद्रगुप्त के विक्रमादित्य के खिलाफ विद्रोह बुलंद कर दिया, लेकिन इसने उनको भी बुरी तरह से हरा दिया। फिर बलख, ये अफगानिस्तान में बलख बुखारा, तो सिंधु नदी के मुहाने पर, तो वहाँ पर भी इसने हमला किया और वह लीक जाति के लोगों को हराया। उसके बाद कहते हैं इसका जो साम्राज्य है वो उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र से लेकर अरब सागर तक, यानी उधर हिंदुकुश पर्वत तक वो भी फैला हुआ था। इसके बाद इसका पुत्र बना कुमारगुप्त, जिसने 414 से 455 तक राज्य किया। फिर स्कंदगुप्त बना, उसने 455 से 467 ईस्वी तक राज्य किया। ये भी बड़े बहादुर थे, लेकिन इसके बाद इनके जो उत्तराधिकारी आए वो सारे कमज़ोर होने शुरू हो गए और उसके बाद हून जाति ने हमला किया और गुप्त, जो उस वक़्त के गुप्त राजा थे, वो उस हमले को नहीं रोक पाए। तो नतीजा था कि गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया। तो इस तरह फिर हूनों का जो शासन है वो शुरू हुआ है। तो गुप्त साम्राज्य के जो कारण थे, एक तो वैसे पहले सिद्ध हो गया दुर्बल उत्तराधिकारी, कि जो कुमारगुप्त स्कंदगुप्त के बाद जो राजे आए वो निकम्मे आए, उनमें कैपेबिलिटी नहीं थी।
फिर उत्तराधिकार संबंधी कोई नियम नहीं था कि जैसे राजाओं में चलता जो बड़ा पुत्र है वो भी राजा बनेगा। ऐसा नियम ना होने के कारण जो राजे के पुत्र थे वो आपस में ही लड़ना शुरू हो जाते थे। फिर विशाल साम्राज्य बहुत था, कभी एक राजा की एक जगह की प्रॉब्लम, दूसरी जगह की प्रॉब्लम, तो इनको संभालना भी मुश्किल था। इन्होंने उसका भी कोई योग्य प्रबंध नहीं किया। फिर हुआ ये कि कई राजाओं, जो आगे राजा है, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, शांति प्रिय बन गए कि सेना नहीं रखनी। नतीजा क्या था कि सेना ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी गई और जो थे उनको लड़ने की प्रैक्टिस नहीं थी, तो नतीजा क्या, सेना भी कमज़ोर हो गई। और जैसा मैंने बताया, इन्होंने वो उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, अफ़गानिस्तान बॉर्डर या अफ़गानिस्तान से आगे जो बॉर्डर है, अफ़गानिस्तान से अगर जीत लो तो जैसे जहाँ पर है कज़ाकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान वगैरह जो बॉर्डर हैं, जिसने उस सीमा एरिया की, सीमा क्षेत्र की अनदेखी की, उसको इग्नोर किया, उसका राज्य छिन भिन हुआ, तो उनके उत्तराधिकारियों ने भी ये गलती कर दी। तो इसलिए जैसे महाराजा रणजीत सिंह ना, उसने उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत बढ़ाया था और हरि सिंह नलवा को वहाँ का गवर्नर बना दिया था। और कहते हैं कि अगर बेटा नहीं सोता ना कोई बच्चा, तो जैसे हमारे शोले फिल्म का डायलॉग था ना, सो जा बेटा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, वहाँ पर कहा जाता है, माना जाता है कि माँ बच्चे को कहती सो जा बेटा नहीं तो हरि सिंह नलवा आ जाएगा। तो कहते हैं आज भी उनकी इतनी दहशत है। तो यही गलती बाद में हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी की थी कि सेना ख़त्म करनी है, तो उसकी वजह से हम 62 की वॉर भी हार गए थे। तो इसलिए चाहे हम डेवलपमेंट करें, ठीक है, लेकिन सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, देश की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। कि हम लोग कहते हैं यार चीज़ें सस्ती मिल जाए, महंगाई ख़त्म हो जाए, हमें रोटी मिल जाए, तो लेकिन यही चीज़ें हम लेते रहे हैं, देश की सुरक्षा की ओर ध्यान नहीं देते रहे हैं, तो नतीजा क्या था, सन 1000 से भी पहले से हम गुलाम होना शुरू हो गए। कहाँ, भारत ईरान तक था, ईरान से अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान गया, पाकिस्तान गया, ठीक है ना, अभी कई जगह और भी खतरा मंडरा रहा है। तो इसलिए बेटा इस बात को सुरक्षित रखना कि पेट ज़रूरी है, लेकिन पेट की सुरक्षा भी ज़रूरी है। इसलिए डिफेंस शुड बी गिवन अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, मोस्ट इम्पोर्टेंस की, तो इसलिए ताकि वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। फिर आर्थिक संकट, इन्होंने भी क्या गलती की कि शिलालेख बनवाए और स्तंभ बनाए, नतीजा क्या था, खर्चा उधर हो गया तो लोगों की आर्थिक आदत पतली हो गई। फिर भीतरी विद्रोह, जैसे वंग शासकों ने विद्रोह कर दिया, और विद्रोह कर दिया, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करनी शुरू कर दी। और उसके बाद फिर हुनों के आक्रमण हुए और ये बुद्ध मान गए थे, शांति प्रिय हो गए थे, लड़ने की प्रैक्टिस नहीं थी। तो दुज जो है उनके राजा थे मेहरकुल और तोरमान, दोनों ने अपने में टेन्योर में इनको हरा दिया और जो गुप्त साम्राज्य जिसे हम भारत का स्वर्ण काल कहते थे वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम करेंगे इनका प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्ता किंग्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।